हे गाइस, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो। एंड दिस इज योर प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री। और अब बजे हैं रात के 1 और हम आपके लिए लेके आए हैं आपका प्यारा सा चैनल, सॉरी आपका प्यारा सा टॉपिक दैट इज क्वांटम केमिस्ट्री। और उसमें भी आप पढ़ रहे हो क्या, SHO। और लास्ट क्लास में आपने गाइस देखा था कि आप कैसे आप क्लासिकल वे में और क्वांटम वे में जो SHO है उन दोनों को आप एक दूसरे के साथ रिलेट करते हो, वो सब आपने देखा था। और फिर आप लास्ट में आ गए थे, आपने कुछ वेव फंक्शंस देखे थे, उसमें आपने ये वेव फंक्शन आपको मिला था। एंड दैट वेव फंक्शन, दिस वेव फंक्शन इज अ गॉसियन वेव फंक्शन। Gaussian wave function. This is a Gaussian wave function, and this wave function will use in SHO. In case of SHO के केस में आपका ये wave function यूज होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखूँ इसका, तो जनरल फॉर्म इसका होगा n is nothing but normalization constant and some h and zeta and e to the power minus alpha x square by 2. This wave function will use in SHO, in case of SHO, where this is your normalization constant, normalization constant, and this is a polynomial, this is a polynomial. कौन सा पोलिनोमियल है वो हम पढ़ेंगे। दिस इज नोन एज हर्माइट पोलिनोमियल, पढ़ेंगे जी हम इसके बारे में, ठीक है ना। एंड दिस इज द एक्सपोनेंशियल पार्ट, दिस इज द एक्सपोनेंशियल पार्ट of the wave function, this is the exponential part of the wave function. Now I think you have got it the complete idea of the wave function. So what type of wave function will be over there, that is psi is equal to n zeta into e to the power minus alpha x square by 2. So this is the wave function, this is the form of wave function of, this is the form of wave function of SHO, this is the form of wave function of SHO. Got it? Now how to plot, just have a look how to plot the energy diagrams, or how to plot the wave functions. You can say how to plot the wave functions in case of SHO, how to plot the wave function in case of SHO. Okay, just have a look. So you will plot these like this. You have already seen it. So this is the actual position, this is the actual thing. And in this direction this is the potential energy, and in this direction this is the displacement. Okay, now just have a look how to plot it. So you will plot it like this. Now you can ask me one question. In case of PIV, the wave function was like this. ये आपका बाउंड्री से बाहर नहीं था, लेकिन इसमें बाउंड्री से बाहर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट नहीं है, वो वेरिएबल पोटेंशियल है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो आपका ये पार्टिकल बाहर यहाँ पे जा सकता है। बट आप यहीं पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, आप यहीं पे थोड़ा सा क्लासिकली सोच के देखो कि मेरे पास एक पोटेंशियल बैरियर है। लेट्स से क्लासिकली यू हैव अ, जस्ट वेट, okay, sorry, let's say now you have a classical box, this glass is classical. Okay, now you have a classical particle in this. Now you can just wait, पानी में खराब हो गया चौक। ओके, अब आपने इसमें चौक डाला, आप इस चौक को ऐसे हिला सकते हो, तो क्या होगा, क्या ये चौक ये इसमें जो मोशन कर रहा है, चौक जो इसमें मोशन कर रहा है, क्या ये इस बॉक्स की जो ये बाउंड्री है क्या इस बाउंड्री से बाहर जा सकता है? नहीं। तो आंसर है कि ये इस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि दिस इज अ क्लासिकल पार्टिकल, दिस हैज सम लिमिटेशंस, इट कांट गो बियॉन्ड दिस, but if I have a boundary over here of some potential, of some variable potential, or you can say of some finite potential, then quantum mechanical particle can go by this potential, and this phenomena is known as tunneling.
हम इस टर्निंग को अलग से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिस फिनोमिना इज नोन एज टर्निंग। नाउ अगर यहाँ पे कोई क्लासिकल पार्टिकल होता, क्लासिकल पार्टिकल ऐसे होता है, यहाँ पे कोई क्लासिकल पार्टिकल होता तो ये लेट्स से ये बॉल है और ये आपका इस टाइप से कोई शेप है यू टाइप से और यहाँ पे बॉल रखी है, तो बॉल ये आपकी ऐसे जाती, ठीक है ना, ऐसे आ जाती, बस ये यहाँ पे ऐसे जाती। लेकिन इन दिस केस there is one motion also possible, that motion is like this, means this can go out of the this boundary. So if you want to know what is this reason, so this reason is classically forbidden. ये reason क्या है आपका, ये reason classically forbidden है but quantum mechanically allowed है, and this reason is allowed for both quantum mechanically as well as classically. And this point ये वाला point, जिस पॉइंट से आपका क्लासिकल रीजन यानी कि ओनली क्वांटम, ये तो आपका दोनों का रीजन है, जिस पॉइंट से आपका ओनली क्वांटम रीजन में आता है, इस पॉइंट को कहते हैं क्लासिकली टर्निंग पॉइंट। क्या कहते हैं? क्लासिकली टर्निंग पॉइंट या क्लासिकली इसे कहते हैं क्लासिकली टर्निंग पॉइंट, और एक्स इसे डिनोट करते हैं, वो देखेंगे सब। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, अच्छे समझ में आया? ओके, अब हम इसका और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं और थोड़ा गहराई में जाते हैं क्वांटम मैकेनिकली और इसका हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके, लेट्स से नाउ आई हैव द ग्राउंड स्टेट। सो ग्राउंड स्टेट पे आप जो वेव फंक्शन बनाओगे, लेट्स से आई एम मेकिंग लाइक दिस, so this is completely wrong, this is the method to make the wave function, this is the ground state, there is no node. In case of SHO, the node is equal to number of n, means which state is that. So this is ground state, or you can say psi 0, so there is no node. If that is psi 1, then there should be one node. If there is psi 2, then 2 nodes. Psi 3 nodes. Psi 10 nodes, means the number of nodes are equal to the n. Okay, समझ में आया आपको? यहाँ तक अच्छे समझ में आया? Okay, got it. Just have a look of it. Got it? Okay. अब हम वेव फंक्शन हमने लिखना सीखा। अब मैं इसलिए थोड़ी सी बात कर लेता हूँ नोड के ऊपर। किसके ऊपर बात कर लेता हूँ? थोड़ा सा बात मैं नोड के ऊपर बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। और जहां भी बात नोड की आती है तो यहाँ पे एक पॉलिनोमियल आता है, दैट इज योर हर्माइट पॉलिनोमियल। सो यहाँ पे नोड के ऊपर बात कौन करेगा? हर्माइट पॉलिनोमियल बात करेगा। या मैं कहूँ अगर मेरा वेव फंक्शन मैं लिख रहा हूँ तो वेव फंक्शन इज इक्वल टू होता है एन एच जीटा e to the power minus alpha x square by 2. We will talk about these all the parts. तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये आपका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो क्या होता है, हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब इन सब के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ हर्माइट पॉलिनोमियल के बारे में। अगर मैं इस हर्माइट पॉलिनोमियल, देखो मैं इसकी ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक मैथमेटिकल फॉर्म है और इसका ये आपका इतना डीपली आपको इसमें नहीं जाना क्योंकि उतना आपके सिलेबस में नहीं है। आपको बस यहाँ पे सीधा इसका फॉर्मूला देखना है हर्माइट पॉलिनोमियल का। तो वो क्या होता है? वो होता है -1 to the power n, -1 to the power n, that is -1 to the power n, and next जीटा to the power 2. What is this? जीटा to the power 2 and dn upon d जीटा n e टू, हम देखेंगे क्या होता है जीटा हम देखेंगे क्या होता है e टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर। फिर से देखो ये है आपका हर्माइट पॉलिनोमियल। क्या होता है हर्माइट पॉलिनोमियल? फिर से देखो -1 टू द पावर n जीटा स्क्वायर dn by d जीटा n e टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर, e टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक है ना। समझ में आया? ये आपको फॉर्मूला है। ओके, अब लेट्स से मैं साइन नोट लिख रहा हूँ तो साइन नोट क्या होगा? साइन नोट होगा n नोट h नोट जीटा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। ये होगा आपका एच नोट। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है? ये आपका साइन नोट होगा। मुझे यहाँ से एच नोट निकालना है तो एच नोट आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। ओके, दैट विल बी -1 टू द पावर n इज 0। ओके, देन जीटा स्क्वायर डी 0 बाई डी जीटा 0 e to the power minus जीटा स्क्वायर। दिस विल बी 1 and this will be 1, so it will become जीटा स्क्वायर into e to the power minus जीटा स्क्वायर। It will cancel out and you will get 1. So the value of h0 is 1. You should remember it. The value of h0 is 1. Okay, just have a look for h1.
H1. Okay, next again minus 1 to the power n is 1 and e to the power zeta square, e to the power zeta square, sorry, this is e to the power zeta square. Okay, e to the power zeta square and dn is 1, n is 1, so dn by d zeta 1 and e to the power minus zeta square. This is na. Okay, now just take it. Minus 1 to the power 1 is minus 1, e to the power zeta square. What is this? Just take the derivative of this. You will get e to the power minus zeta square and the derivative of this term. And the derivative of this term is minus 2 zeta. Okay? And this will minus will become plus and this will become 1. This will give you 1 and minus will give you plus and this will become 2 zeta. So the value of h1 is 2 zeta. The value of h1 is 2 zeta. Just calculate the h2. Just calculate that h2. Okay, अभी देखेंगे हम, ध्यान से देखो, हम इसका आपको शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक में बताने वाला है, ठीक है। बस आप एक बार ध्यान से देखो, आपने h0 निकाला वो 1 आया, h0 निकाला 1 आया, h2 निकाला 2 जीटा आया, ओके, सॉरी h1 निकाला 2 जीटा आया। अब हम निकालते हैं h2, h2 विल बी माइनस 1 टू द पावर n e टू द पावर जीटा स्क्वायर dn. What is n? N is 2 over here, so d2 by d zeta 2 e to the power minus zeta square. Okay, just have a look of this. This will be minus 1 to the power 2 e to the power zeta square. Just take the derivative, first derivative of this. Okay, you can write this d by d zeta and into d by d zeta. Thus apply that d by d zeta on this. You will get minus 2 zeta e to the power minus zeta square. Got it? Now again apply this on this. Just take out this constant. You will get minus. Also this is already plus because minus 1 to the power 2, this, that is plus 1, then minus 2 e to the power zeta square. Okay, d by d zeta, this is zeta into e to the power minus zeta square. Now you know what is the derivative of u into v. If there are two functions, then take the derivative of that. You will get first as it is, the derivative of second one, first as it is, the derivative of second one minus the first one, the second one as it is, and the derivative of first one. Okay, यही तो होता है. Okay, so it will give you minus 2 zeta e to the power zeta square. Okay, just take the derivative of this zeta as it is, e to the power minus zeta square into minus 2 zeta. Okay, minus. Now this time take this as well and the derivative of zeta is 1. Okay, so you will get minus 2 e to the power zeta square. So this will be just take common from here, e to the power minus zeta square. Take common zeta, e to the power minus zeta square. This will become zeta and minus 2 zeta square, minus this is 2 zeta square and this will become 1. Got it now? Okay, just have a look. Okay, this is minus 2 and this will become 1. This is minus 2, just multiply minus 2 in this, you will get so this you will get 4 zeta square. Sorry, in this formula this is plus, this is plus, this is plus, this is plus, so you will get 4 zeta square minus 2. So for h2 you will get 4 zeta square minus 2. Okay, अगर थोड़ा टफ लग रहा है तो देखो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, क्या बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। वैसे आपको ये रिमेंबर रखने हैं, छोटे से आपको रिमेंबर रखने हैं 2-3 तक। h0 आपका 1 आया, h1 आपका 2 जीटा आया, h2 आपका 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2 आया। कैसे देखो जी, आपको अगर hn निकालना है, क्या निकालना है, hn निकालना है, तो देखो ध्यान से, शॉर्ट ट्रिक है इसका, बहुत ही सिंपल है। h0 और h1 तो आप याद रख सकते हो, ये 1 होता है, 2 जीटा होता है, उसी सब निकल जाएंगे। देखो hn आपको लिखना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले यहाँ पे लिखोगे hn-1 और यहाँ पे लिखोगे hn-2, गॉट इट, एंड ओवर हियर दैट इज माइनस, देन दिस इज 2 जीटा, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 जीटा से और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2n-1 से। देखो जी फिर से देखो, लेट्स से दिस इज h2, लेट्स से दिस इज h2, सो यू विल गेट ओवर हियर
H2 minus 1 means H1, H2 minus 2, H0, and minus over here, then there is 2 zeta, and here 2 into n minus 1, n is 2, 2 into 2 minus 1, 2 minus is 1, then this is 2, so this will be H2. So okay, H2 is equal to 2 zeta. What is H1? H1 is again 2 zeta minus, what is H naught? H naught is 1. So you will get 2 into 2, 4 zeta square minus 2. So this is H2. So you got it. H2 is this. Got it now? Okay. So this is the short trick to calculate the Hn. Okay. You should remember H0 is 1 and H1 is 2 zeta. So this is H2. Okay. Now find. Now let us find H3. Now let us find H3. So you will write over here H2 and over here H1. And then minus, this is 2 zeta, and this is 2 into n minus 1, 2 into 2. Okay, this will be 2 zeta. What is H2? H2 is 4 zeta square minus 2. 4 zeta square minus 2 to the 4. H1 is 2 zeta. H1 is 2 zeta. Right over there, and you will get 2 for the 8 zeta cube minus 2 into 2, 4 zeta minus, this is 4 into 2, 8 zeta. Okay, you will get 8 zeta cube, and this is 4 or 8, 12 minus 12 zeta. So this is your H3. H3 is 8 zeta cube minus 12 zeta. H3 is 8 zeta cube minus 12 zeta. Now I think you got it. Okay. So this is H3. Okay, let us find H4. Let us find H4 for the practice. Let us find, and this is last. Let us find H4. H4 is what? H3. Then you can write H2. Okay, and this is 2 zeta. This is multiplied by 2 into 3. Okay, 2 zeta. What is H3? H3 is 8 zeta cube minus 12 zeta. From here, okay, minus 2 into 3, 6 into 4 zeta square minus 2. This is H2. Okay. Okay, you will get 8 to the 16 zeta की power 4, and this is 12 to the 24 minus 24 zeta square minus, this is 6 for the 24 zeta square, and this is 6 to the minus 12. Okay, so you will get 16 zeta की power 4 minus 24 and 24, 48 zeta square minus 12. This is your H4. So you can find whatever you want, H5, H3, H6, and so on. Okay, समझ में आया? ओके, बस आपको याद रखना है H1, H2, H0, ठीक है ना? H2 याद रखना है, नहीं रखना है, अब आपको मिल गया। H नोट आपको 1 याद रखना है, H1 आपको 2 zeta, ठीक है ना? याद रख सको H2 भी 4 zeta square minus 2. And what is zeta over here? What is zeta? Zeta is nothing but under root alpha x square. What is zeta? Zeta is under root alpha x square. And what is alpha? What is alpha? Alpha is under root km by h cross. Under root km by h cross. And k, as you know already, m omega square. K is m omega square. Just put over here k, the value of k, you will get m square omega square by h cross, and you will get alpha is equal to m omega by h cross. M omega by h cross. So this is your alpha. This is your alpha, and this is your displacement, and this is your zeta. So you get all the things. Okay. Okay, now have a look. Okay, this is your m. M is the mass. But in harmonic oscillator, or simple harmonic oscillator, there are two particles. There are two atoms in a molecule. So this mass will replaced by the reduced mass. Reduced mass. What is reduced mass? Reduced mass is nothing but, let's say I have two particles of mass m1 and m2. So mu is equal to mu. The reduced mass is represented by mu. Reduced mass is equal to m1 m2 but a m1 plus m2. This is the reduced mass of these two particles. Okay, आप नोट कर लो यहाँ से एक बार जल्दी से नोट कर लो जी, फिर हम आगे चलेंगे।
ओके गॉट इट। ओके आप एक काम करने से नोट कर लेना पॉज करके, मैं सिर्फ कर देता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। ओके यहाँ पे आप अल्फा की वैल्यू भी रख सकते हो। जीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इज इक्वल टू एम ओमेगा बाई एच क्रॉस, आपको यहाँ पे पुट कर सकते हो। सो दिस विल बी एम ओमेगा बाई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर, दिस इज योर जीटा। ओके गॉट इट। ओके just come over here. Next just write psi naught, psi 0, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4 and so on so forth. Okay, psi 0 is what, n0 h0 zeta e to the power minus alpha x square by 2. Okay, n तो अभी आपको पता नहीं कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या n होगा, तो अभी आप बस n को n नोट ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना। h नोट की वैल्यू क्या होती है, 1 आ जाएगा e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2। सो दिस इज योर साई नोट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट फॉर PIV। आई थिंक विजिबल है या नहीं है ये चौक आपको। ओके चलो हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो H1 क्या होगा, अगेन M1 मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, ठीक है ना, हम बाद में देखेंगे। H1 ध्यान आएगा आपका H1 जीटा, व्हाट इज H1 इज 2 जीटा into e to the power minus alpha x square by 2. So this is your psi 1, this is your psi 1. You can write it like this, 2 zeta is what, zeta is alpha x under root alpha x, sorry not x square, under root alpha x e to the power minus alpha x square by 2. So this is your psi 1. What is your psi 2, that is n2. What is h2 is 4 zeta square minus 2 e to the power minus alpha x square by 2. You can put the value of zeta over here, and then psi 3 will be n3. Then what is the value of h3 is 8 zeta cube minus 12 zeta into e to the power minus alpha x square by 2. You can write like this. Okay, next psi 4 is again n4. What is that, is what was that, 16 zeta to the power 4 minus 48 zeta square minus 12, आई थिंक यही था ना, हाँ यही था, और into e to the power minus alpha x square by 2. So these are the wave functions, generally these are the wave function on the basis of your Hamiltonian. So what are the Hamiltonian now, I think you got it now, I think you got it, समझ में आया। ओके अब मैं इन्हें प्लॉट करके देख लेता हूँ कि कैसे प्लॉट कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आपके समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया ना। ओके अब हम देख लेते हैं इन्हें प्लॉट कैसे करेंगे। सो आप इसे पॉज करके उतार लेना, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है आपको, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। ओके अब हम प्लॉट करके देख लेते हैं। ओके मैं साइन नोट प्लॉट करता हूँ, क्या प्लॉट करता हूँ, साइन नोट। जब मैं साइन नोट प्लॉट करूँगा यानी कि साई 0 यानी कि ग्राउंड स्टेट प्लॉट करूँगा तो उसमें कोई नोड नहीं होगा, वो ऐसा है। साई 1 प्लॉट करूंगा तो उसमें एक नोड होगा, साई 1 प्लॉट करूंगा तो उसमें एक नोड होगा, साई 2 प्लॉट करूंगा तो उसमें 2 नोड होंगे, साई 3 प्लॉट करूंगा तो उसमें 3 नोड होंगे, सॉरी ठीक है ना, ऐसे साई 3, ये हो गया आपका साई 2, ये हो गया आपका साई 3, ये हो गया आपका ये हो गया आपका साई 1, then psi 2 and then psi 3. Okay, psi 0 there is no node, psi 1 there is one node, psi 2 there is two node, psi 3 there is three node. And as you can see when n is odd, when n is odd the node is at one node is at 0, means your this is, what is that, this is your equilibrium point. एक नोड कहाँ पे होगा, x is equal to 0 means equilibrium point पे होगा। ओके दूसरी चीज, नेचर ऑफ वेव फंक्शन, एक तो आपने अभी इसमें पॉइंट पढ़ा था नेचर ऑफ वेव फंक्शन में कि ये आपका क्वेश्चन होता है, वो आपने देख लिया। दूसरा नेचर ऑफ वेव फंक्शन में ध्यान से देखना, अगर n ओड है, इफ n इज ओड, अगर n ओड है तो साइन n भी क्या होगा, ओड होगा, तो वेव फंक्शन भी क्या होगा, ओड होगा। एज वेल एज हर्मिशियन आपका जो हर्मिट पॉलिनोमियल होगा, वो भी क्या होगा,
ओड होगा, वो भी आपका क्या होगा, और ओड होगा। और जो इस टाइप के जो आपके ओड वेराइटीज है, जो आपके ओड वेव फंक्शन है, वो आपको पता है वो हमेशा नीचे से ड्रॉ किए जाते हैं। तो देखो ध्यान से, कट नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो रहा है, कट मत करना, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे जाके जीरो होता है, आपने पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये आपका नीचे से स्टार्ट होगा। अगर आपका इविन है तो इविन वाला आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, सॉरी ऊपर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देख लो, जैसे पहले आपका साई जीरो ये होगा, आपका साई वन ओड है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे से स्टार्ट हुआ और एक नोड। साई टू ऊपर से स्टार्ट हुआ, दो नोड और कोई भी नोड जीरो पे नहीं है। साई थ्री एक नोड जीरो पे और तीन नोड होगी और नीचे से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे आपको ओड वाले हमेशा सारे नीचे से स्टार्ट होंगे और इवन वाले सारे ऊपर से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। आपको समझ में आया ओड इवन पैरिटी का, यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब हम देख लेते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, क्या देख लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट देख लेंगे और फिर हम उसके बाद में देख लेंगे पोजीशन ऑफ द नोड, ठीक है ना, नोड का पोजीशन देख लेंगे और उसके साथ हम अपने जो ये वाला लेक्चर है इसे विराम देंगे और फिर जो हम नेक्स्ट है आपका एनर्जी वगैरह और एवरेज वैल्यूज वो हम नेक्स्ट वाले देखेंगे, ठीक है ना। जय ओके ओके, लेट अस स्टार्ट। सो मत पबजी मत खेलो, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो ध्यान से देखो, द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर द जनरल फॉर्मूला फॉर नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ऑफ SHO इज, that is 1 upon 2 to the power n factorial n the whole to the power 1 by 2 into alpha upon pi to the power 1 by 4. What is the normalization constant? That is 1 by 2 to the power n factorial n to the power half alpha upon pi to the power 1 by 4. If I want to find the normalization constant for ground state, means n naught, that will be 1 upon 2 to the power 0 factorial 0, this will become completely 1, and alpha upon pi to the power 1 by 4, means n naught is nothing but alpha upon pi to the power 1 by 4. Okay, I want to find n1, I want to find the normalization constant for first excited state. So just put the value of n is 1, so 2 to the power 1 is 2 and factorial 1 is 1, means it will become 2 to the power half, and this is alpha upon pi to the power 1 by 4, and so n1 will become 1 by, this is under root 2 alpha upon pi to the power 1 by 4. Okay, so this is the wave constant, this is the n1 normalization constant for first excited state. Now what is n2? N2 will be 1 upon 2 to the power 2, 2 to the power 2, means that is 4, and factorial 2, that is 2, and 8, that will become 8, and 8 to the power 1 by 2, means this will become 1 by 2 root 2 and alpha upon pi to the power 1 by 4, means for ground state that is alpha upon pi to the power 1 by 4, for first excited state 1 by root 2 alpha upon pi to the power 1 by 4, and for second excited state 1 by 2 root 2 alpha upon pi to the power 1 by 4. Okay, इस जनरल फॉर्मूले को आप नोट कर लो और यहाँ से ये भी आप एक बार फाइंड करके जल्दी से देख लो, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे चलते हैं। समझ में आया, ठीक है ना। अब मैं एक बार पूरा वेव फंक्शन लिख के देख लेता हूँ, क्या लिख के देख लेता हूँ, मैं पूरे वेव फंक्शन लिख के देख लेता हूँ, जिससे आपको अच्छी सी फीलिंग आएगी, ठीक है ना। आप वेव फंक्शन लिखना जान जाओगे, आपको मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो देखो मैं लिख लेता हूँ साई जीरो, विजिबल है क्या ये चौक, आपको एक बार देख लेते हैं कैमरे में विजिबल है क्या, हाँ जी बहुत अच्छे से, परफेक्ट। ओके, साई नोट क्या होगा आपका, एन नोट क्या होता है, अल्फा अपॉन पाई टू द पावर 1 by 4 into h नोट हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ जीरोथ स्टेट, दैट इज 1, okay, 1 into e to the power minus alpha x square by 2. So this is the psi node, what will be psi 1, psi 1 will be the normalization constant is 1 by root 2 alpha upon pi to the power 1 by 4 into Hermite polynomial h1 is 2 zeta e to the power minus alpha x square by 2. You can write the value of zeta, that is under root
alpha x. This is the psi 1. This is the psi 1. You can write psi 2. Psi 2 will be 1 by 2 root 2. 1 by 2 root 2 alpha upon pi to the power 1 by 4. And what is the value of h2? H2 is 4 zeta square. 4 zeta square minus 2 e to the power minus alpha x square by 2. So these are the wave functions. So now I think you got it. What are the wave functions? So you can write the wave function like this. Okay, got it? And the last thing of today's class is nodal position. Is node position. What is the position of node in the plot of psi versus x? Node position. नोड की पोजीशन, ध्यान से देखो, नोड की पोजीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो नोड के बारे में बताता है। क्या बताता है पॉलिनोमियल? नोड के बारे में। अगर आप हर्माइट पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दो, किसके इक्वल रख दो? 0 के इक्वल, और वहां से आप x का वैल्यू डिटरमाइन कर लो, तो ये x का वैल्यू आपको नोड का पोजीशन बता देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं h नोट को 0 के इक्वल रखूं, व्हाट इज h नोट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h नोट? द वैल्यू ऑफ h नोट इज 1, मींस दिस विल बिकम 0, मींस देयर इज नो नोड। ओके, गॉट इट? आपका यानी कि ग्राउंड स्टेट में कोई नोड नहीं होता। अगर मैं h1 को 0 के इक्वल रखूं, व्हाट इज h1? h1 इज 2 जीटा। h1 इज 2 जीटा। तो जब आप 2 जीटा को 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से जो जीटा की वैल्यू आई वो 0 आई। एंड व्हाट इज जीटा? जीटा इज अंडर अल्फा x इज इक्वल टू 0, मीन्स यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। x की वैल्यू 0 आएगी। देखो जी, यहाँ से आपको, यहाँ से देखो, आप यहाँ से पहले देखो, जब आपने h नोट को 0 के इक्वल रख दिया तो मीन्स h नोट का ही वैल्यू आपका, सॉरी, h नोट का ही वैल्यू 0 आ गया। h नोट का ही वैल्यू 0 आ गया तो आपका नोड 1 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी नोड नहीं होगा। लेकिन इन दिस केस, इस केस में आपने x का वैल्यू निकाला, वो 0 आया, मीन्स आपका psi 1 के केस में, फर्स्ट एक्साइटेड केस में एक नोड होगा, वो कहाँ पे होगा? 0 पे होगा। चलो आप h2 को 0 के इक्वल रख के देखो, व्हाट इज h2? 4 जीटा स्क्वायर माइनस 2, इसे आप 0 के इक्वल रखोगे तो 4, व्हाट इज जीटा स्क्वायर? जीटा स्क्वायर इज व्हाट? अंडर रूट अल्फा x टू द पावर 2, और आप 2 को इधर ले जाओगे तो 2 आ गया, और ये आ जाएगा अल्फा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2। ओके, so x square is equal to 1 by 2 alpha, so x is equal to plus minus 1 by root 2 alpha. So there will be two nodes। यहाँ पे क्या हो गए? आपके 2 नोड्स होंगे, और कहाँ पे होंगे? एक होगा प्लस 1 by root 2 alpha, एक होगा माइनस 1 by root 2 alpha। ओके, हम इन्हें प्लॉट करेंगे। अब ध्यान से देखते हैं। एक बार मैं h3 को निकाल लूँ, h3 को 0 के इक्वल रखूंगा। व्हाट इज h3? h3 इज 8 जीटा क्यूब माइनस 12 जीटा, ये आपका 0 के इक्वल होगा। ओके, 8, व्हाट इज जीटा? अंडर रूट अल्फा x टू द पावर 3, ओके, माइनस 12 अंडर रूट अल्फा x इज इक्वल टू 0। ओके, आप क्या कर सकते हो? 8 अल्फा टू द पावर 3 by 2 x टू द पावर 3 माइनस 12 अल्फा टू द पावर 1 by 2 x इज इक्वल टू 0। अब क्या करो? टोटल में से x कॉमन ले लो। x जब कॉमन लोगे तो ये क्या आएगा? 8 अल्फा टू द पावर 3 by 2 x स्क्वायर माइनस 12 अल्फा टू द पावर 1 by 2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो आप इस इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूं, LHS और RHS को कंपेयर करूं, तो एक पॉइंट तो आ गया आपका, एक नोड तो आ गया आपका x इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया ये इज इक्वल टू 0। टोटल 8 जीटा टू द पावर 3 by 2 x स्क्वायर माइनस 12 अल्फा टू द पावर 1 by 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अल्फा। ओके, ये आएगा। ओके, सो आ जाएगा 8 अल्फा टू द पावर 3 by 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 अल्फा टू द पावर 1 by 2। ओके, सो व्हाट विल बी x स्क्वायर? x स्क्वायर विल बी 12 अल्फा टू द पावर 1 by 2 अपॉन 8 अल्फा टू द पावर 3 by 2। सो दिस इज 4 3 is 12, 4 2 is 8, this will become x square is 3 by 2। so this is alpha to the power 3 by 2। जब इसे ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका alpha to the power 3 by 2 1 by 2 में से alpha to the power 3 by 2 बचेगा, ठीक है ना? यानी कि alpha to the power -1 बचेगा, मीन्स नीचे आपका alpha बचेगा। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 by 2 alpha।
3/2 अल्फा। तो आप यहाँ से देख रहे हो आपके 3 नोड आ गए, एक तो आ गया x इक्वल टू 0 पे, और एक नोड आया प्लस √3/2 अल्फा पे, और एक आया माइनस √3/2 अल्फा पे। 3 नोड आए, ठीक है ना। और x आपका यहाँ पे n नोड n ओड है यानी कि 3 है, तो उसके लिए एक नोड कहाँ पे आया, 0 पे आया। h इक्वल टू 1 के लिए एक नोड कहाँ पे आया, 0 पे आया। h इक्वल टू 2 के लिए कोई भी नोड 0 पे नहीं है। ओके, अब मैं इन्हें प्लॉट करके देख लेता हूँ। क्या करके देख लेता हूँ, प्लॉट करके देख लेता हूँ। ध्यान से देखो, मैं आपको साइज 0 को प्लॉट कर रहा हूँ। किसे प्लॉट कर रहा हूँ, साइज 0। तो कोई नोड नहीं होगा, ऐसे आएगा, ठीक है ना, इनफाइनाइट पे जाके 0 होगा। ओके, h1 को प्लॉट करता हूँ। क्या है, ओड फंक्शन है, नीचे से स्टार्ट होगा और एक नोड होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। ओके, फिर हम चलेंगे h2 पे, सॉरी साइड 2 पे, ये साइड 1 था, साइड 2 पे चलेंगे। ऊपर से स्टार्ट होगा और 2 नोड होंगे और 0 पे कोई नोड नहीं होगा। तीसरा स्टार्ट करते हैं, तीसरा साइड 3 ओड है, तो नीचे से स्टार्ट होगा और 3 नोड होंगे, जिसमें से एक आपका कहाँ पे होगा, 0 पे। सॉरी, आप थोड़ा इधर बनाओ, ठीक है ना, 0 पे। तो आपका साइड 1 में भी एक 0 पे, साइड 3 में भी एक 0, ऐसे साइड 5 में भी 0 पे होगा, ठीक है ना। 0 नोड, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। ओड वाले नीचे से स्टार्ट होंगे, इवन वाले आपके ऊपर से स्टार्ट होंगे। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। हमने सभी वेव फंक्शन लिखे और वेव फंक्शन को सबको प्लॉट करके देखा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, जैसे कि हमने सबसे पहले जो आपका क्लासिकल एसएचओ था और जो क्वांटम मैकेनिकल एसएचओ था, उन दोनों में हमने रिलेशन बताया था, कैसे हम उससे उस पर जाएंगे वो देखा था। फिर हमने वेव फंक्शन देखे थे बहुत सारे, कौन से अलाउड है कौन से डिसअलाउड है। फिर उन वेव फंक्शन से हमने एक वेव फंक्शन पाया था, दैट इज योर गॉसियन वेव फंक्शन, जो आपका एसएचओ में यूज होता है। हमने उससे वेव फंक्शन यहाँ पे देखा। वेव फंक्शन से बाद में हमने उसमें हर्माइट पॉलिनोमियल देखा, उसमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट देखा। फिर हमने नोड निकाले देखे, हमने बस हर्माइट पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख दिया और वहां से x की वैल्यू निकाल के नोड निकाले। नोड हमारा पहले पे आपके ग्राउंड स्टेट पे 0 नोड, फिर 1 नोड, फिर 2 नोड, फिर 3 नोड। यहाँ पे आपका एक नोड साइज इक्वल टू 1 पे, साइज 1 पे एक नोड 0 पे होगा, 3 पे एक नोड 0 पे होगा। मीन्स मैं कह रहा हूँ ओड वालों पे एक नोड कहाँ पे होगा, 0 पे होगा, और बाकी ये नोड होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी समझ में आया, गॉट इट। ओके, मैं यहाँ पे वैल्यूज और लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ओके, यहाँ पे वैल्यू आपकी कोई नोड नहीं है, यहाँ पे एक नोड होगा, वही कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 0 पे। यहाँ पे आपके 2 नोड होंगे, कहाँ पे आए थे वो नोड, आई डोंट थिंक कहाँ पे थे, भूल गया वो नोड, ठीक है ना। जो आपने नोड निकाले थे वो नोड कहाँ पे आए थे, सॉरी 1/√2 अल्फा पे आए थे। ये आया था आपका -1/√2 अल्फा, और ये आया था 1/√2 अल्फा, ठीक है ना। यही तो आया था, ये आया था √3/2 अल्फा, और ये आया था माइनस का, ये आया था √3/2 अल्फा, और एक आया था x इक्वल टू 0। तो 3 नोड आ गए, ये 3 नोड आए थे, यहाँ पे 2 नोड आए थे, 0 पे कोई नोड नहीं होगा, यहाँ पे आपका एक ही नोड होगा, कोई 0 पे होगा, और ग्राउंड स्टेट में कोई नोड नहीं होगा। ये सब आपने पढ़ा था। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज गाइड वीडियो को पूरा देखा करो, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, जबरदस्त कोऑपरेशन। बाय बाय।